जैसे दिवाली का पटाखा होता है ना, मतलब एक बार आग लगा दी तो फिर उड़ेगा ही, बहुत कुछ वैसा ही। दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशनल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स में से ये एक है। इन दोनों के बीच जो आपको सफेद रॉकेट का हिस्सा नजर आ रहा है वो L110 लिक्विड स्टेज इंजन है। इसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन भरा हुआ है। जब करीब 41 किलोमीटर हवा में रॉकेट जा चुका होगा और बूस्टर का ईंधन खत्म होगा, तब लिक्विड इंजन अपना काम करना शुरू कर देगा। रॉकेट के उड़ान भरने के 200 सेकेंड बाद इसमें इग्निशन होगा और सबसे जटिल हिस्सा हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तकनीकी भाषा में C25 नाम इसको दिया गया है। अभी तक सिर्फ 6 देश ही इस क्रायोजेनिक इंजन को बना पाए हैं और हिंदुस्तान भी उन्हीं में से एक है। इसकी खासियत यह है कि बेहद कम तापमान पर रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो इन तीनों इंजन की जिम्मेदारी है सबसे ऊपर वाले हिस्से में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना। वैसे आपको बता दें कि इस LVM-3 रॉकेट की सफलता की जो दर है वो 100% मतलब 100% रही है। पिछले 6 लॉन्च जो हैं वो सफल रहे हैं। चंद्रयान 2 भी इसी सीरीज के रॉकेट से आसमान में गया था। रॉकेट के 3 हिस्से जिस चंद्रयान को ले जाने के लिए जुटे हैं वो यहां पर लगा है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में, और इसी में है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके भीतर वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट है। चंद्रयान यानी लैंडर और उसके भीतर रखा हुआ रोवर, जिसकी मंजिल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सकुशल चांद पर उतारना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। वही रोवर चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अब रॉकेट कैसे चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा, वो हम इसके रूट के जरिए समझाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लॉन्च व्हीकल्स देख रहे हैं, दोनों S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद उड़ान भरेगा। उस वक्त रॉकेट की रफ्तार होगी 1627 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद L110 लिक्विड स्टेज इंजन स्टार्ट होगा। लॉन्च के 108 सेकेंड बीत जाने के बाद रॉकेट तब तक आसमान में 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर हो जाएगी 6437 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद दोनों बूस्टर 127वें सेकेंड में यानी करीब 2 मिनट के बाद रॉकेट से अलग होंगे। तब तक आसमान में 62 किलोमीटर ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर पहुंच चुकी होगी करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद चंद्रयान 3 को वायुमंडल की गर्मी और नुकसान से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी, यानी जिस हिस्से में चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है वो अलग होगा और चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल खुले आकाश में दिखने लगेगा। 195वें सेकेंड हो चुके होंगे आसमान में 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर और रफ्तार 9200 किलोमीटर के पार लिक्विड इंजन रॉकेट से अलग हो जाएगा और रफ्तार बढ़कर 16000 किलोमीटर के पार होगी और फिर लॉन्च व्हीकल से यह लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा। अब इस क्रायोजेनिक इंजन के काम करने की बारी आएगी। 2 सेकंड के भीतर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा। 308 सेकंड बीतते ही यहां से 954 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन जमीन से 175 किलोमीटर की ऊंचाई तक चंद्रयान को लेकर जाएगा और अब तक रफ्तार दुगनी हो चुकी होगी 36,871 किलोमीटर प्रति घंटे। तब यह इंजन बंद होगा और उड़ान के 969वें सेकंड पर लॉन्च व्हीकल चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को जमीन से 179 किलोमीटर ऊपर GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। इसके बाद सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यहीं से अगले 1 महीने तक चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद और धीरे धीरे चरणों में अपनी कक्षा बढ़ाने के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। फिर लैंडर अपनी स्पीड कम कर सकेगा, जिसके बाद
आदर्श परिस्थिति में लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से नीचे आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क खो दिया था और चांद पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार मिशन चंद्रयान 3 में ऐसा क्या सुधार किया गया है जिससे मिशन की सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं इसरो सेंटर। अब हम आ चुके हैं इसरो के सेंटर में, जहां चंद्रयान के हिस्सों को असेंबल किया गया है। यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 में बदलाव क्या हुए हैं। चंद्रयान 3 में जो पहला बड़ा बदलाव है वो ये कि ऑर्बिटर इस चंद्रयान 3 में मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर इससे संचार में मदद ली जा सकती है। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगा दिया गया है, जो नेविगेशन में मदद करेगा, यानी आवश्यक कक्षा में ठीक से पहुंचाने में मदद करेगा चंद्रयान। चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए चंद्रयान का डेटा पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही आपको बताती हूं कि जो लैंडर है उसको इस बार और ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि लैंडिंग का प्रभाव झेलने में वो बेहतर रहे। पिछली बार आप जानते हैं लैंडिंग के वक्त ही गड़बड़ी हो गई थी। लैंडर के पैर जो हैं वो इस बार और अधिक मजबूत बनाए गए हैं, ताकि जो लैंडिंग का इंपैक्ट है उस समय ज्यादा मजबूती से चांद पर कदम अपने जमा सके। बड़े अधिक शक्तिशाली सौर पैनल्स मतलब सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि लैंडिंग तक पावर को लेकर किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी एक्स्ट्रा सेंसर्स लगा दिए गए हैं, ताकि जो गति है उस पर नजर रखी जाए, गति का सही आकलन किया जा सके। और साथ ही इसमें कई फॉल बैक यानी वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर्स लगाए गए हैं, ताकि किसी सिस्टम किसी सेंसर में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई फेल हो जाता है, तो फिर उसकी जगह दूसरा सिस्टम, दूसरा सेंसर काम कर सके। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता की वजह बनने वाली जो सॉफ्टवेयर की समस्या थी ना, उसे इस बार पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटर की जगह इस बार 4 मोटर ही लगाए गए हैं और इस वजन का इस्तेमाल जो है वो दूसरे काम में लिया गया है। मतलब लैंडर में इस बार चंद्रयान 2 के मुकाबले फ्यूल ज्यादा है, जिससे लंबे समय तक बेहतर नेविगेशन मिल सकेगी और गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके लिए